तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का तो वो डिलीवर करेगा नहीं उसको भी। यस अब सर। हमको मई के बाद ही सब चालू हो पाएगा जो सिचुएशन बना हुआ है अभी। हम्म, मई तक जो समझ मतलब सब पूरा बंद ही रहेगा। यस सर, पूरा मई बंद ही रहेगा। आज की वो 21 मई के बाद जो है ना जी। सिचुएशन जो है 21 मई तक जो है वो पीक पे ही रहेगा सब कुछ। यस सर। कोरोना जी। स्क्रीन से दिखा स्क्रीन लोड, यस सर, दिख रहा है। क्या शेयर तो कर दिए हैं। जी। दिख रहा है स्क्रीन दिख में। रहा चलो इस फाइल दिखा फंक्शन डॉट है। टीएक्सटी लिख। यस सर, फाइल दिख रहा है फंक्शन का। सर आवाज आपकी बहुत हल्की आती है। दिखा उस दिन असल में आ गिनी रही में है। वो स्पेलिंग वो चेकअप नहीं लगा हुआ था। तो इसमें फिर से वही कोड वैसे डाउनलोड कर लिए हैं। यहाँ पे दिखाता रहता है जैसे यहाँ प्रोग्राम का स्पेलिंग मिस्टेक है ना तो ऊपर यस का सर। और यहाँ पे एक क्विक फिक्स दिखाएगा क्विक फिक्स स्पेलिंग गलत है। कई सारा स्पेलिंग मिस्टेक था उसमें। बाकी अब सही है। ये तुम्हारा जो फोल्डर है ये इसका फाइल है। ये फोल्डर हो गया तुम्हारा दीवार का। आज का जो फाइल सब डाउनलोड हम किया ना 27 है ना आज। आज जो है पहला फाइल तुम्हारा ये वाला है फंक्शन इवेंट यस। डॉट सी। इसको कोड इसमें ओपन करते हैं। तुम कौन सा यूज करते हो कोड ब्लॉक यूज करते हो। यस सर, कोड ब्लॉक। तो उसमें मतलब वो क्या कहते हैं इसमें एक्सटेंशन नहीं काम कर रहा है अपना। गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल है। ठीक है। आ रहा है आवाज गए हुए थे क्या। यस सर। आज लेट हुआ नहीं स्कूल सर, से। नेट खत्म हो गया था। वही अभी डाले हैं, रिचार्ज किए उसके बाद। तो क्लास हुआ है या नेट खत्म हो गया। नहीं नहीं, मतलब 12:30 में खत्म हुआ है पहला प्लान, पहले वाला। अच्छा फिर दूसरा फिर प्लान नया प्लान अभी रिचार्ज किए हैं। ओ यस सर। ठीक है। लैपटॉप ले लिए। हेलो। हेलो बोले लैपटॉप ले लिए अभी लैपटॉप। लॉकडाउन चल रहा है सर अभी। हाँ वही तो लॉकडाउन चल रहा है अभी सर। अभी तो नहीं ले पाओगे। नहीं सर। अभी नहीं ले पाओगे अभी। कोई बात नहीं सिलेक्ट कर डेल लेना। का था सर, उसको हटा दिए। यस। डेल का। पहले था सर, उसको हटा दिए थे। बीसीए में लिए थे। अच्छा अच्छा दाम मिल गया इसलिए बेच दिए उसको। अभी कौन सा यूज कर रहे हो। अभी तो सर डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप है पुराना है। ठीक है अभी काम दे रहा है ना तो बढ़िया। सोचा कि एचपी का लेना है वो लैपटॉप। डेल का तो ले लिए हैं, अभी चलाए हुए हैं, एचपी का सोच रहे हैं। एचपी का भी बढ़िया होता है। सब असल में क्या है कि सब बढ़िया ही है उसमें पावर सप्लाई उसका जो है अगर सही से मिलता रहेगा उसको तो वो प्रॉपरली काम करेगा। सर एसएसडी बोले हैं तो उसमें रैम ज्यादा हो जाता है, इंटरनल कम कर देता है। नहीं नहीं फास्ट वर्क करता है। एसएसडी जो है ना वो हार्ड डिस्क का मतलब अल्टरनेटिव है समझे। फास्ट तो काम करता है। हार्ड डिस्क का वो अल्टरनेटिव है तो हार्ड डिस्क में क्या होता है कि डाटा करप्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है और उसका वारंटी भी कम रहता है। एक मतलब एक हार्ड डिस्क का वारंटी जो है ना साल भर की आता है। और एसएसडी में अगर तुम यूज़ करोगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगा और उसका वारंटी भी बढ़ जाता है। स्पेस थोड़ा यस सा सर। कम हो जाएगा। जैसे अब हार्ड डिस्क जितना स्पेस कम जाता है। हाँ स्पेस कम हो जाएगा लेकिन उसका ड्यूरेबिलिटी रैम मतलब बढ़ा देता है फिर सर। रैम भी बढ़ जाएगा ना और उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है उसका। तो वो बिल्कुल यस फास्ट। सर भाई। कॉस्टली आता है थोड़ा। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा
लेकिन फिर भी वो यूज़ करने के लिए सही है। वही ये लेंगे सर। हाँ, वो उसी का एसएसडी वाला ही लेना, वो ठीक रहेगा। वो उसमें डाटा करप्ट होने का चांस मतलब एच ना। डी डी एच डी डी तो जनरली चलता है, ज्यादा दे देता है, 1 TB दे देता है, ये 256 GB देता है। हाँ, 256 GB दे, 256 GB या 512 GB ले सकते हो, थोड़ा सा दाम बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल लेकिन जो इसमें है कि रैम ज्यादा देता है, 8 GB देता है, उसमें देता है 40 GB। हाँ, तो रैम भी ज़्यादा हो जाएगा और तुम्हारा एसएसडी का स्पीड बढ़ जाएगा, तो सिस्टम का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा इसमें। ये सिस्टम सर। बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब बूट करेगा तुमको पता ही नहीं चलेगा कि सिस्टम बूट कर गया, इतना फास्ट हो जाएगा वो। ये सर। अब प्लस ये है कि उसका डाटा मतलब ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि उसमें करप्ट होने का चांस ना थोड़ा है। ये सर, ये इसे हमको पता नहीं था पहले। हाँ, नहीं वो नया ही आया है, नया ही आया है। दिवाकर है क्या? दिवाकर। हाँ। हाँ, दिखा तो रहा है। जो पहला प्रोग्राम तुम्हारा ये वाला है नहीं, इवन ऑड वाला। जैसे हमें बताए थे ना उस दिन की, हम लोग जो क्या बोलते हैं, प्रोग्राम जो मतलब फंक्शन जो राइट करते हैं ना, उसमें कोशिश ये करना चाहिए कि यस सर। फंक्शन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट 9 के बराबर हो। तो जैसे ये जो तुम फंक्शन लिखे हो कि इवन ऑड वाला, तो इसमें इस फंक्शन के अंदर ही लिखा हुआ है प्रिंटफ। अब प्रिंटफ जो है ना वो आउटपुट स्टेटमेंट है। बात समझ रहे हो? हेलो? क्या सर, आवाज नहीं आई सही से। हाँ, बोल रहे हैं कि ये फंक्शन जो यस राइट सर। किया इवन ऑड काम तो कर जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि जी। फंक्शन मतलब जेनरिक फंक्शन नहीं हो पाया। जेनरिक इन द सेंस कि जब इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे तो हमेशा ये फंक्शन चेक करके और मैसेज डिस्प्ले कर ही देगा, क्योंकि इसके अंदर प्रिंटफ लिखा हुआ है। सर नहीं तो कर इस रहा है कुछ इसलिए ना। अगर ये कर सकते हैं, मतलब ऐसा मान लो कभी रिक्वायरमेंट हो, केवल ये चेक करना है कि मेरा नंबर जो है इवन है कि नहीं या ऑड है कि नहीं, या फिर उसको डिस्प्ले नहीं करना है, कुछ और काम करना है, तो उस सिचुएशन में ये फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है? अच्छा। इसीलिए फंक्शन ऐसा बनाना जी। चाहिए जिसमें कि इनपुट स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट 9 के बराबर है। हम उस दिन लिखे भी थे इसमें कहीं पे, यस सर। केवल लॉजिक होना चाहिए, है ना। इनपुट स्टेटमेंट है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना कि जनरली यस। वी शुड स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स इनसाइड ए फंक्शन। और अगर वैसा जरूरत अगर है तो उसके लिए सेपरेट फंक्शन बना दो उसके लिए। जैसे ये वाला जो प्रोग्राम तुम्हारा है, इसको ऐसा होना चाहिए था, या तो हम लोग दो फंक्शन बना, एक फंक्शन बना लेते हैं, या फिर दो फंक्शन से भी काम कर सकते थे। ऐसा कुछ करते, यहाँ लिखते कि इंट इज इवन इंट एन, फिर यहाँ राइट कर लेते कि इंट इज ऑड इंट एन। दो फंक्शन बन गए। तो ये पहला यस सर। फंक्शन कि ये चेक करेगा कि एन हमारा जो है वो इवन है कि नहीं। अगर वो इवन है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर ये जो फंक्शन है करेगा कि ये हमारा जो नंबर है वो इवन है या ऑड है या फिर नहीं। दोनों में से किसी एक फंक्शन से भी काम कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों डिफाइन करना कंपल्सरी है। अब यहाँ नीचे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि इंट इज इवन इंट एन। इसके अंदर वो लॉजिक लिखेंगे, पहले डिफाइन कर लेंगे एक आर नाम का वेरिएबल रिपीट करके, देन आर इक्वल टू n% ट्रू। अब चेक कर लेंगे कि इफ आर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इवन हो गया ये, तो इस केस में रिटर्न 1 मीन्स 1 फॉर ट्रू, एल्स रिटर्न 0 फॉर फॉल्स। आ रहा समझ में? तो इस फंक्शन में क्या हुआ ना कि इसमें हम लोग बस ये चेक कर रहे हैं कि जो मेरा एन आ रहा है वो एन इवन है कि नहीं। अगर वो इवन है तो उस केस में ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, और अगर वो इवन नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। इसमें कहीं भी प्रिंटफ नहीं लिखा हुआ है, कहीं स्कैनफ नहीं लिखा हुआ है। तो ये जेनरिक फंक्शन है। इसी तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंट इज ऑड एंड देन इंट एन
देन हेयर इंट आर, फिर वही चीज कि आर इक्वल टू n%2 एंड इफ आर इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। क्या अब इस फंक्शन को क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। जैसे यहाँ पे इनपुट लेने के बाद अब इसको हम लोग कॉल नहीं करेंगे, यहाँ पे किसी एक को कॉल कर लेंगे। जैसे अभी ऐसा करते हैं कि लिखते हैं कि इफ इज इवन एंड देन नंबर। तो इस केस में यहाँ प्रिंटफ लिखेंगे कि प्रिंटफ % d इज इवन। फिर ये जो % d है ये नंबर के लिए है। सिमिलरली इफ इज ऑड देन नंबर, then printf % d is odd /n। फिर ये % d जो है ये नंबर के लिए है। तो सारा का सारा printf जो है ना वो मेन के अंदर आ गया, और ये जो फंक्शन है ये केवल लॉजिक है इसमें लिखा हुआ है। बस केवल ये चेक कर रहे हैं कि नंबर मेरा इवन है कि नहीं। यहाँ पे बस केवल ये चेक कर रहे हैं कि नंबर जो है वो ऑड है कि नहीं, दैट्स ऑल। तो ये जो अप्रोच है फंक्शन राइट करने का ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि ये फंक्शन जो है ना अब इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसी इज इवन को जहाँ कहीं भी चेक करना होगा कि नंबर मेरा इवन है या नहीं, वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइकवाइज ये इज ऑड है, इसको भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी प्रिंटफ स्कैनफ नहीं यूज़ किया हुआ है। तो प्रिंटफ स्कैनफ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ से होगा जहाँ से इसको कॉल किया जा रहा है। जैसे अभी हम मेन से कॉल कर रहे हैं। अब आते हैं कंपाइल करते हैं एक बार। एक मिनट पहले इसमें कॉल किसको किसको किया हुआ है, ठीक, इसको कॉल नहीं किया हुआ है। आते हैं टर्मिनल पे, पहले तुम्हारे फोल्डर में जाते हैं। दिखा नहीं रहा है फोल्डर, अच्छा W है। प्रोग्राम का नाम था फंक्शन इवेंट, gcc फंक्शन इवेंट डॉट। आउटपुट तो वही रहेगा, जैसे 4 दिए 4 इज इवन, 5 दिए तो 5 इज ऑर्डर। समझ में आया कि क्या करना है? अब दूसरे प्रोग्राम को ओपन करते हैं, फंक्शन फॉर कैलकुलेशन। हाँ ये सही है। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि सब में, लेकिन फिर जैसे ये सब ठीक है, स्क्वायर सही है, क्यूब सही है, डबल भी सही है, लेकिन फैक्टोरियल में फिर क्या हुआ ना कि यहीं पे फैक्टोरियल तुम डिस्प्ले कर दिए। इसको यहाँ डिस्प्ले नहीं करना था, इसको यहाँ से फैक्टोरियल कैलकुलेट करके इसको रिटर्न बैक करना था, और फिर बाद में हम क्या करते हैं उसको कॉल कर लेते हैं। जैसे ये वाला अप्रोच सही है कि प्रिंटफ के अंदर इसको स्क्वायर को कॉल किया गया, इस प्रिंटफ के अंदर क्यूब को कॉल किया गया, लाइकवाइज प्रिंटफ के अंदर डबल को कॉल किया गया। उसी तरीके से प्रिंटफ के अंदर जो है ना फैक्टोरियल को भी कॉल करना चाहिए था। तो थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। मतलब कोशिश ये करना है कि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है ना जनरली वो वॉइड नहीं हो। वॉइड उसको तभी यूज करना है जब एकदम कंपलसरी है, बिना आउटपुट स्टेटमेंट के कोई उपाय नहीं है, तब उस केस में वॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज उसको वॉइड नहीं करना चाहिए। कुछ न कुछ उसका रिटर्निंग वैल्यू वहां से आना चाहिए, तब वो सही से काम करेगा। जैसे यहाँ पे सर फैक्टोरियल एकदम लास्ट में किए करना था। फिर इसको यहाँ कॉपी करके और एक नया डिफाइन कर लेते हैं।
तो ये जो कोड लिखा हुआ है इसको भी कमेंट करो। and then int factorial num था और num और सिंपल लूपिंग से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्टोरियल। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे आई नाम का, एक लेंगे पी नाम का, पी फॉर प्रोडक्ट, और एक फॉर लूप लगा देंगे कि फॉर आई इक्वल टू नम सेमीकॉमा p equal to 1 semicolon I is greater than equal to 1 and then I minus minus। और इसके अंदर काम ये करना है कि p equal to p multiplied by I। तो ये क्या होगा कि num into num minus 1 into num minus 2 into num minus 3 up to 1 तक का जो सीरीज है ना, उस सीरीज का जितना भी टर्म है उसका प्रोडक्ट स्टोर हो जाएगा p में, और यही हमारा फैक्टोरियल होगा। और फिर क्या करना है, इसको रिटर्न p कर देना है यहाँ से। इस p को फिर वहां डिस्प्ले कर लेना है। इसी को कॉपी कर लेते हैं डबल वाले को, और यहाँ लिख देंगे कि फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल कोलोन एंड देन द फंक्शन नेम। इसको फिर कमेंट कर दो। अब ये सही हो गया। प्रोग्राम का नाम था फंक्शन फॉर कैलकुलेशन। सो जीसीसी फंक्शन फॉर कैलकुलेशन डॉट सी। रिटर्न का स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, लाइन नंबर 65। यहाँ मिस्टेक है, REU हो गया है, RETUR। कंपाइल हो गया, रन कर लेते हैं। इसमें वाला नंबर यहाँ दे दे 4, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 का डबल और 4 का फैक्टोरियल, सब डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो फंक्शन फॉर सर्किल। सर उसमें सब ध्यान रखे थे क्योंकि वो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कर रहा था ना, इसलिए। मतलब उसको रिकर्सिव बना वहाँ पे लेते सब फैक्टोरियल का प्रोवाइड रखे थे कि वो मल्टीप्लाई का साइन दे करके कहा था ना, इसलिए, नहीं तो ऐसे हो जाता। सर हाँ, वो फैक्टोरियल का जो और भी वेरिएबल जिससे हम कैलकुलेट कर p है r है, तो उसको मेन के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं? मेन मेन फंक्शन के अंदर जहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करते हैं। इस फॉर लूप को नहीं, फैक्टोरियल का जैसे लास्ट में हम किए ना, कैलकुलेट किए, तो उसका जो इंटीजर है, मतलब फैक्टोरियल के लिए जो हमको जरूरत है फैक्ट का, आई का लूप के बाद लगाते हैं, तो उसको जो उसका जो वेरिएबल है उसको हम लोग मेन के अंदर भी तो लिख सकते हैं। नहीं, तो फिर मेन का वेरिएबल हो जाएगा ना वो। अच्छा, तो मेन के अंदर सिर्फ जिस 4 है, मतलब जोड़ा नहीं, फंक्शन का अपना वेरिएबल होता है और मेन का अपना। मेन भी तो फंक्शन ही है, मेन जो है वो भी एक फंक्शन ही है। तो जो वेरिएबल जैसे नंबर स्क्वायर, क्यूब, डबल, फिर फैक्ट 1 आई, वहाँ आई फैक्ट 1 या फिर आई लेना है तो वहां पे नहीं लेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है ना कि जैसे यहाँ पे ये जो वेरिएबल है n नाम का, जी ये मेन फंक्शन का अपना वेरिएबल है, ठीक है। हाँ, तो मेन में ही लिए हैं। हाँ, ठीक है। वो पूछे कि वो सब जैसे आई है, जैसे टी आप लिए ना वहां पे, इन फैक्टोरियल इंट एन इंटीजर ये, टी, हाँ, और हाँ, तो उसको मतलब मेन के अंदर मेन पहले, इसलिए। मेन के अंदर इसलिए नहीं लेंगे ना कि मेन के अंदर तो हमको इस लूप को राइट नहीं ना करना है।
अच्छा, ये जो लूप हमारा सिर्फ डिस्प्ले करना। हाँ, ये जो लूप हमारा है ये तो इस फंक्शन का पार्ट है। इस लूप में रिक्वायर्ड है ये दोनों वेरिएबल आई और पी, डिफाइन किए हैं ताकि इससे ये हो गया कि ये आई जो वेरिएबल है वो और जो पी वेरिएबल है ये हो, ये दोनों का दोनों वेरिएबल जो है इस फंक्शन का पार्ट है। अच्छा, हर वेरिएबल का अपना स्कोप ठीक। होता है कि उस वेरिएबल को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो कोई भी वेरिएबल हम्म। अगर फंक्शन के बाहर डिफाइन किया हुआ जाता है तब वो वेरिएबल हो जाता है एक्सटर्नल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल, मतलब उसको किसी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं इनसाइड उसके, तो वो वेरिएबल जो है केवल उसकी फंक्शन का पार्ट होता है। हाँ सर, वही सिर्फ आई और पी जो है ना हम ऊपर में कर दिए थे, बस वहां पे नहीं कर कर ऊपर में करे। करना है तब फिर यहाँ एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा ना, यहाँ काम ही नहीं करेगा वो। अच्छा। जैसे ये जो फंक्शन है फैक्टोरियल नाम का, हम्म। ठीक है, हम्म। इसके पास 3 वेरिएबल है। एक वेरिएबल है जिसका नाम है नम, एक जी जी। वेरिएबल है जिसका नाम है आई, और तीसरा वेरिएबल है जिसका नाम है पी। पी। मतलब ये भी जो है ना इस फंक्शन का ही वेरिएबल है। अच्छा, यही कंफ्यूजन था सर बस कि जब बहुत सारा वेरिएबल होगा तो उसको उसी के अंदर डालेंगे जो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बस। तीनों वेरिएबल इसी फंक्शन का है, नम है, आई है और पी है। अंतर ये है जी। कि ये नम जो है इस फंक्शन का आर्गुमेंट है और ये आई और पी अच्छा। जो है इसका आर्गुमेंट नहीं है। वेरिएबल है लेकिन आर्गुमेंट नहीं है। जी। ध्यान से लिखना दो हमको कि num is a variable of function factorial which is also used as an argument। इसके साथ स्पेशलिटी यही है कि इस फंक्शन को, इस वेरिएबल को हम लोग एज एन आर्गुमेंट भी यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आई एंड पी आर ऑल्सो variables of this function, but these are not argument of this function। ये डिफरेंस है। तो टोटल इसके पास 3 वेरिएबल हो गया। जी। 3 में से एक वेरिएबल ऐसा है जो इसका आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट भी है वेरिएबल होने के साथ साथ, और ये दोनों केवल वेरिएबल है, आर्गुमेंट नहीं है। तो जिस समय फंक्शन को कॉल करते हैं उस समय वहाँ से जो वैल्यू आता है ना वो इसमें रिसीव होता है नम वाले। जैसे यहाँ से कॉल किए तो ये जो n है n का फंक्शन, n का वेरिएबल है, n का जो वैल्यू है ना वो फैक्टोरियल के नम में चला जाएगा। फिर जैसे ये स्क्वायर नाम का जो फंक्शन है इसमें एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है नम, क्यूब में एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है नम, फिर डबल में भी एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है नम। बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल डिफाइन नहीं किया हुआ है। हम चाहते तो डिफाइन कर सकते थे, जैसे मान लो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे एक इस नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लेते और लिखते कि एस इक्वल टू नम इंटू नम, आप फिर रिटर्न एस कर लेते। इसको ऐसे लिख सकते थे इंट एस, फिर लिखते हैं कि एस इक्वल टू नम मल्टीप्लाइड बाई नम, और अब यहाँ से रिटर्न करते हैं एस को। तो अब क्या है कि जो स्क्वायर वाला जो वेरिएबल फंक्शन है इसके पास 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल है जिसका नाम नम है और दूसरा वेरिएबल है जिसका नाम एस है। तो 2 वेरिएबल इसके पास है, लेकिन उसमें से ये नम वाला जो वेरिएबल है ये एज एन आर्गुमेंट यूज किया हुआ है और ये विदाउट ये आर्गुमेंट नहीं है। दूसरी बात ये है कि हर वेरिएबल का अपना एक लाइफ साइकिल होता है कि कब कितने देर से कितने देर तक वो अवेलेबल है, प्लस उसका अपना एक स्कोप भी होता है कि उसका क्या उसका एरिया है। जैसे जब ये प्रोग्राम रन करता है तो इसका रनिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन से स्टार्ट होता है। स्टार्ट हुआ वैसे ही ये एन नाम का वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस एन में इनपुट ले रहे हैं। इनपुट लेने के बाद हम लोग सबसे पहली बार स्क्वायर को कॉल कर रहे हैं। तो अब जिस मोमेंट में हम स्क्वायर को कॉल कर रहे हैं तो अब मेरा जो कंट्रोल है ना वो कंट्रोल अब मेन फंक्शन से चला और वो चला गया स्क्वायर के अंदर। जब कंट्रोल आया स्क्वायर के अंदर तो अब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास एक नया वेरिएबल बनना शुरू हो गया। एक वेरिएबल बना नम नाम का और एक बना एस नाम का, और मेन में जो एन का जो वैल्यू था वही वैल्यू आ गया इसके नम में। जितनी देर तक इस फंक्शन में रहेगा, जितनी देर तक
उतनी देर तक इस नम नाम का वेरिएबल का वैलिडिटी होगा और उतनी ही देर तक इस एस का वैलिडिटी होगा। और फिर जैसे ही यहाँ से रिटर्न बैक हुआ तो ये वाला वेरिएबल भी लॉस्ट हो गया और ये वाला वेरिएबल भी लॉस्ट हो गया। तो वेरिएबल कब तक बना रहेगा मेमोरी में और कब तक वो लॉस्ट होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोग्राम का जो कंट्रोल है, फ्लो ऑफ कंट्रोल है ना, वो उस फंक्शन के अंदर कब तक है, उस पर डिपेंड करता है। चूँकि मेन में हमेशा कंट्रोल हमारा रहा है, क्योंकि मेन फंक्शन ही में ऐसा फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम का एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है और फिर जहाँ पे वो स्टॉप करता है। तो मेन के अंदर जितना वेरिएबल है वो हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन उसका स्कोप जो है केवल मेन के अंदर ही रहता है। तो दो चीज़ है वेरिएबल के साथ, एक उसका स्कोप है और एक उसका लाइफ साइकिल है, लाइफ टाइम है। तो स्कोप का मतलब ये हो गया कि उसका रेंज क्या है, मतलब वो किस फंक्शन के अंदर वो अवेलेबल होगा, और लाइफ का मतलब हो गया कि किस मोमेंट में वो अवेलेबल है और किस मोमेंट में वो अवेलेबल नहीं है। और अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई वेरिएबल है जिसको हम मेन के बाहर भी डिफाइन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ डिफाइन कर दिया, यहाँ हमने लिख दिया जी और मान लो x। अब ये जो x वेरिएबल है ना, ये एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया, ये ग्लोबल हो गया, क्योंकि ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है। तो इस x को हम मेन में भी यूज कर सकते हैं, इस x को हम स्क्वायर में भी यूज कर सकते हैं, इस x को हम क्यूब में भी यूज कर सकते हैं, डबल में भी यूज कर सकते हैं, और उसको हम चाहे तो फैक्टोरियल में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, वो सब का पार्ट है वो। तो ये जो वेरिएबल है ना, ये वाला, दिस इज एक्सटर्नल और ग्लोबल वेरिएबल। हालांकि मतलब जो प्रोग्रामिंग का जो रूल्स है उसके हिसाब से ग्लोबल वेरिएबल उसको यूज़ करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी आता है कि ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना से काम हमारा आसान हो जाता है। तो इसलिए जो है वो जनरली हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर चाहे तो यूज़ कर भी सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे प्रोग्रामिंग करना है। समझ में आया क्या उसमें डिफरेंस है? जी जी सर, वही कंफ्यूजन था थोड़ा सा बस। हर वेरिएबल का अपना एक स्कोप है, उस स्कोप को ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ कैसे है, उसको समझना है। और मैक्सिमम कोशिश ये करना है कि जो फंक्शन हम राइट कर रहे हैं उस फंक्शन में इनपुट जी स्टेटमेंट न के बराबर, एकदम बिल्कुल अर्जेंटली रिक्वायर्ड है तभी उसको यूज करना है, अदरवाइज उसको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट जो इसका प्रोग्राम है वो रेक्टेंगल का है। सर आपकी आवाज बहुत हल्की आती है। रुक रुक क्या रहा है? नहीं बहुत कम, धीरे धीरे आ रही है। अच्छा, असल में रुक वो रुक यूएसबी वाला माइक रुक लगा नहीं रहा। है, वॉल्यूम तो उसका फुल किया हुआ है, लेकिन मतलब माइक यूएसबी का लगा हुआ है ना, इस कारण से वो कम हो जा रहा है वॉल्यूम उसका। बाकी सेटिंग तो यहाँ देखने से ठीक लग रहा है कि सेटिंग में जो है यहाँ जो इसका सेटिंग है इसमें वॉल्यूम सेट करने का ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा अभी चला तो इस पर, फिर बाद में उसको दूसरा फिर चेक करेंगे। जी सर, तो सेटिंग चेंज करने पे हो सकता है कि फिर कहीं मतलब बहुत कम वॉल्यूम कम आ रहा है क्या? किसी टाइम सर बहुत कम हो जाता है, फिर किसी टाइम ठीक रहता जो वॉइस बहुत कम, नहीं तो वो हो सकता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम भी हो, है। जी वो बार बार मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि इट लुक्स लाइक योर इंटरनेट अभी ठीक आ रही है सर आपकी आवाज। वेरी अभी अनस्टेबल। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एक मिनट, बाकी प्रोग्राम भी जो है ना सब ऑलमोस्ट उस टाइप से ही होगा। जैसे यहाँ दो जगह वाइड लिखा हुआ है, एरिया रेक्टेंगल और पैरामीटर। क्या है पैरामीटर? पेरीमीटर होता है ना रेक्टेंगल। दिवाकर है क्या? हेलो, हेलो, यस सर, नहीं दिवाकर है क्या उसका प्रोग्राम?
डिस्कस कर रहे थे उसका, अभी उसका दिखाया है ऑफलाइन दिखा रहा लगता है। इसमें जैसे ये जो फंक्शन लिखा है दिवाकर, इनपुट लेंथ इनपुट लेने के लिए और इनपुट बिट, इसमें फंक्शन के अंदर जो है ना एग्जिट यूज नहीं करना है। यहाँ से रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि एग्जिट क्या करेगा ना कि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, इसलिए एग्जिट। सर ऊपर में तो सब में तो रेडियस ही लेना चाहिए था ना, क्योंकि सब में तो रेडियस की जरूरत हो रही है। नहीं, ये रेक्टेंगल का है ना ये। ओ अच्छा, हाँ अच्छा रेक्टेंगल का। तो उसमें जैसे लेंथ इनपुट लेने के लिए फंक्शन बनाया गया, विड्थ के लिए फंक्शन बनाया गया, उसके बाद उसका एरिया कैलकुलेट हुआ और उसका पेरीमीटर कैलकुलेट हुआ। तो ये इनपुट लेंथ का जो फंक्शन है ना, मेरा ये कहना है कि इस फंक्शन में यहाँ जो एग्जिट लिखा हुआ है ना ये सही नहीं है, क्योंकि एग्जिट क्या करेगा ना कि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा वहीं पे। जैसे इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करते हैं अभी फंक्शन फॉर सर्किल वाले को, जीसीसी फंक्शन फॉर, प्रोग्राम का नाम लेकिन रेक्टेंगल होना चाहिए, फंक्शन फॉर रेक्टेंगल। अब इसको रन कराते हैं, जैसे मान लो लेंथ में हम दे दिया नेगेटिव वैल्यू -2, तो प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो गया ना। वो स्टॉप इसलिए हुआ ना कि एग्जिट वहाँ लिखा हुआ था। ये अप्रोच जो है ना सही नहीं है। क्या करना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ लेंथ ब्रेथ ही तो इंटर करा देता तो हो जाता। नहीं यहाँ पे रिटर्न यूज करना चाहिए, रिटर्न लिखना चाहिए था, ताकि केवल कंट्रोल हमारा इस फंक्शन से बाहर चला जाए, दैट्स ऑल। रिटर्न जैसे मान लो -1 कर दिया, इस मैसेज को डिस्प्ले यहाँ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी जो है एग्जिट नहीं करके यहाँ पे क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न -1। और यहाँ चेक करना चाहिए था कि ये जो लेंथ आया ना ये कहीं निगेटिव तो नहीं आ रहा है। अगर ये निगेटिव आ रहा है तो उस केस में, या हम लोग उस केस में ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 भी कर सकते हैं, -1 के बदले 0 भी वहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है, तो 0 का मतलब फॉल्स होता है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ जो है ना यहाँ चेक कर दें इफ लेंथ इज इक्वल टू 0, तो इस केस में यहाँ पे वो जो मैसेज प्रिंट किया हुआ है printf की लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इस मैसेज को वहाँ प्रिंट करना चाहिए था। इस मैसेज को जो है यहाँ प्रिंट करना चाहिए। और इसके बाद क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए कि अब यहाँ हम कर सकते हैं कि एग्जिट 1 या 2 जो भी करना है। ये अप्रोच सही होगा। तो फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट लेने के बाद उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि अगर वो <1 है, मीन्स 0 या उससे कम अगर है, तो दोनों ही केस में यहाँ से 0 रिटर्न कर रहे हैं। तो 0 का मतलब ये हो गया कि इनवैलिड लेंथ हो गया, ये लेंथ हमारा वैलिड नहीं है। अब इनवैलिड लेंथ होने के बाद प्रोग्राम को स्टॉप करना है या स्टॉप नहीं करना है, वो फिर डिपेंड करता है कि मेन फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक लिखा हुआ है। प्रोग्राम को स्टॉप करने का काम किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न का क्या होगा ना कि ये जो वैल्यू वेरिएबल है इसमें 0 आ जाएगा, या तो इसमें 0 आएगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर मान लो इसमें कोई 0 अगर आ गया तो उसके इसमें चेक कर लेंगे, इस वेरिएबल का लेंथ अगर 0 है, वैल्यू अगर 0 है, तो ये मैसेज डिस्प्ले करके प्रोग्राम को स्टॉप करना है। तो ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच सही है, इस तरीके से काम होना चाहिए। बाकी इसमें फिर सही है। बाकी उसके अलावा दूसरा ये प्रॉब्लम है कि
ये जो एरिया रेक्टेंगल है या पेरीमीटर रेक्टेंगल है, यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने के बाद इसको प्रिंट नहीं करना चाहिए था, यहाँ से इसको रिटर्न करना चाहिए था। लाइक पेरीमीटर कैलकुलेट करने के बाद पेरीमीटर को रिटर्न कर दिया, नहीं रिटर्न। तभी ज़्यादा सही होता है। मीन्स ये ऐसा होना चाहिए यहाँ से, इसका जो वाइड है ये वाइड नहीं होगा, ये फ्लोट होता है ये। सिमिलरली ये भी फ्लोट होगा, एंड देन ये जो फंक्शन हमारा है, ये फंक्शन क्या करेगा, केवल कैलकुलेशन करेगा और कुछ नहीं। कैलकुलेशन करने के बाद इस एरिया को यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न एरिया, फिर यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न पेरीमीटर। इसका नाम से हम चेंज करते हैं, इसको स्पेलिंग इसका नाम होना चाहिए पेरीमीटर। हाँ, कैलकुलेट एरिया कर देते हैं। PERI, पेरीमीटर। यहाँ भी चेंज करना होगा ऊपर में, जहाँ कॉल कर रहे हैं और फिर जहाँ इसका प्रोटोटाइप डिफाइन किए हैं, PERI पेरीमीटर रेक्टेंगल। और यहाँ हम लोग प्रिंटफ यूज करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रिंटफ मीन्स यूज कर लेंगे, जैसे यहाँ लिख देंगे कि प्रिंटफ एरिया इज %f स्लैश कॉमा, और उसके बाद ये वाला जो फंक्शन कॉलिंग है दैट फंक्शन कॉलिंग। यहाँ सिमिलरली printf and then perimeter is %f slash n comma and then this function। ये अप्रोच जो है ना ये सही हुआ। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। पेरीमीटर रेक्टेंगल, कॉन्फ्लिक्ट टाइप्स ऑफ पेरीमीटर रेक्टेंगल। यहाँ वाइड क्या लिखा हुआ है, इसको वाइड नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे ये फ्लोट हो जाएगा। क्या आ गया? अच्छा, जहाँ फंक्शन कॉल किए हैं वहाँ भी नाम है। वो लाइन नंबर 22 में नहीं, जैसे यहाँ पे नाम कुछ और है ना, वहाँ पे नाम कुछ और होगा। जहाँ फंक्शन कॉल किया है यस सर, लाइन नंबर 22 मेरे यहाँ पे आई आएगा, पेरी नहीं, पहले ई आएगा, PERI। कंपाइल हो गया। अब जैसे मान लेंथ हमने दिया है यहाँ पे 4 और विड्थ 5, आ गया दोनों। अब सही है। इस जितना कॉमन मिस्टेक हो रहा है ना, इसको हमेशा आगे ध्यान रखना है, क्योंकि हर में इस तरह का मिस्टेक होगा ही होगा। फंक्शन फॉर टेबल, इसको ऑन कर, बाकी को पहले क्लोज करके आते हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं प्रोग्राम का जो ये है लिस्ट। टेबल वाले में जो है यहाँ सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जिस टेबल को हम डिस्प्ले कर रहे हैं ना, वो टेबल हमारा उसमें प्रिंटफ लगा हुआ है, जो प्रिंटफ इस फॉर लूप का पार्ट है। तो यहाँ पे यूज करना चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम वॉइड कर सकते हैं। ऐसे भी ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि डिस्प्ले करने के लिए, हालांकि सेकंड पॉसिबिलिटी भी है
वो पॉसिबिलिटी ये है कि जो टेबल का जो एलिमेंट्स है उसको किसी स्ट्रिंग में हम ऐड करते जाएं और ऐड करके उसको फिर वहाँ से रिटर्न बैक कर दें, या किसी एरे में उसको प्लेस कर ले। उसको एक एरे बना ले टेबल नाम का, जिसका लेंथ 10 होगा, और जो नंबर हमारा अभी जिस नंबर का टेबल डिस्प्ले करना है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स आएगा उस एलिमेंट को उस एरे में प्लेस कर दे, बाद में उस एरे को डिस्प्ले कर ले। तो ये तो एक पॉसिबिलिटी ये है। इंटर नंबर फॉर टेबल, फिर ये एरर चेकिंग किया हुआ है, ठीक है। तो अभी भी ये काम कर ही जाएगा, फंक्शन फॉर टेबल जीसीसी। सर इसका सर एरे बना करके बताइएगा सर, क्योंकि एरे में फंक्शन एरे को रिटर्न करने नहीं आता है सर। एरे को रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो अपडेट कर अच्छा। जाएगा वो। अभी हम कर देते हैं। मान लो 4 का टेबल आ गया, क्या करेंगे ना कि ऐसा कर लेंगे, यहाँ पे एक बना लेंगे इंटीजर टाइप का टेबल। मान लो इसका लेंथ 10 है। सर। और अब क्या करना है ना कि ये जो फंक्शन हमारा है उस फंक्शन में उसको पास कर देंगे उसको। ऐसे सेकेंड आर्गुमेंट। जिस समय फंक्शन कॉल करेंगे ना उस समय क्या करना होगा कि एक तो n को पास करना होगा और एक टेबल को पास करना होगा। एरे दो को बार जैसे यहाँ भी एक नम आ गया और एक टेबल आ एरे। गया। तो यहाँ लिखना होगा कि इन टेबल, और यहाँ पे साइज देने की जरूरत नहीं है। यस सर। अभी आई आ गया, इसको यहाँ प्रिंट नहीं करना है, यहाँ बस इतना काम करना है ना कि जो नंबर जी। का है ना उसको उस एरे में प्लेस कर लेना है, दैट्स ऑल। तो नम इनटू आई, यही मेरा मेन टेबल है। तो यहाँ लिख देंगे कि टेबल एंड देन आई तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 1 से, 1 से आई -1 पोजीशन पे, क्योंकि जीरो टेबल एरे तो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, यस सर। मल्टीप्लाइड बाई आई। तो क्या होगा ना कि जिस समय ये फंक्शन कॉल होगा उस समय ये टेबल जो है अपडेट हो जाएगा। यस सर। में इस नंबर का टेबल इसमें आ गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे कि प्रिंटफ। तो एक ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा उपाय ये है कि स्ट्रिंग हैंडलिंग होता है ना, स्ट्रिंग का यस यूज सर। तब वहाँ से वो एक स्ट्रिंग को अपडेट करते चले जाएंगे, कनकैट कर लेंगे उसमें। तो स्ट्रिंग को अपडेट करने के लिए, कनकैट करने के लिए strcpy जो फंक्शन है उसको कर सकते हैं, या strcat जो है उसको यूज कर सकते हैं कनकैट करने के लिए। दोनों पॉसिबिलिटी पता है, उससे ज़्यादा अच्छा अप्रोच ये वाला है। वाले में फायदा ये होगा कि वहाँ पे फिर यहाँ वापस यहाँ लूप नहीं चलाना पड़ेगा। यस सर। एरे जो है ज़्यादा अच्छा अप्रोच माना जाता है। अब यहाँ मैसेज प्रिंट करेंगे कि टेबल ऑफ % इज /n, और ये % जो है ये n के लिए है। एंड देन द फॉर लूप फॉर द टेबल, फॉर i = 0, i <10 एंड i++, और यहाँ डिस्प्ले कर दो printf %d /n टेबल i। तो ये लूप चलेगा और ये क्या करेगा कि टेबल को डिस्प्ले कर देगा। तो ये जो मेरा जो है ना ये फंक्शन, इसमें कहीं भी printf नहीं लिखा हुआ है, बस ये टेबल को अपडेट कर रहा है, एरे को अपडेट कर रहा है, दैट्स ऑल। तो रिटर्न नहीं करें। मैं असल में हो क्या रहा है ना कि नाम कन्फ्लिक्ट कर जा रहा है ना, फंक्शन का नाम भी वही है, वेरिएबल का नाम भी वही है, अच्छा अच्छा। इस तरह से वो प्रॉब्लम कर दे रहा है। इसका नाम कर दो, मान लो ए नाम का एरे है, तो इसको ऐसा लिखो ना, फंक्शन का नाम जो है ना, हम उसी में बता रहे थे कि फंक्शन का नाम ऐसा कुछ होना चाहिए ना
जिसमें कि कोई ना कोई वर्ब लगा हुआ हो। नहीं जी पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि जनरेट टेबल। डिस्प्ले भी लिख सकते थे सर, डिस्प्ले। तो ये इससे ये बस फील हो रहा है ना कि हम लोग नाम भी चेंज हो गया उसी बहाने। एरे का जो नाम होता है जनरली उसको प्लूरल करते हैं, ठीक है, और फंक्शन के नाम में जनरली वर्ब यूज करते हैं। इससे ये फीलिंग आता है सर डिस्प्ले टेबल भी हो सकता था। हाँ डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्प्ले इसलिए नहीं कर रहा है ना, वो डिस्प्ले नहीं ना कर रहा है। ये जो फंक्शन है डिस्प्ले कहाँ कर रहा है, डिस्प्ले करने का काम तो यहाँ ना हो रहा है। ये तो बस कोई जनरेट कर रहा है, कोई नंबर हम पास किया, उस नंबर का टेबल जनरेट कर रहा है, दैट्स ऑल। इसलिए इसका नाम हम दिए जनरेट। डिस्प्ले कर देंगे तो काम तो कर ही जाएगा, लेकिन फिर एक्चुअल में डिस्प्ले कर भी नहीं रहा है। आगे क्लियर हुआ ये वाला? सर। है ना, ये कुछ नहीं करना है, मतलब जैसे एरे पास करना है ना, उसमें बस एरे का नाम यहाँ दे देना है और स्क्वायर ब्रैकेट का ओपन क्लोज कर लेना है, तो वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। क्योंकि एरे का हमेशा पॉइंटर पास होता है, उसका रेफरेंस पास होता है, हमेशा उसका वेरिएबल का वैल्यू पास होता है और एरे का रेफरेंस पास होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट बाय रेफरेंस मोड में काम करता है, इस तरह से ये। और ये था मेनू बेस्ड एरे, ये पिछले वाला प्रोग्राम है ना जो बचा हुआ था उस दिन का। इसमें बहुत सारा फंक्शन बना हुआ है, तुम तो यहाँ पास किए हैं वो सब में एरे पास किए रिटर्न नहीं ना है सर, वाइड नेचर है, वाइड कर रहे रिटर्न टाइप है, रिटर्न करना है। इसमें भी कहाँ रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी फंक्शन में जब बाय रेफरेंस हो जाता है ना, तो वहाँ रिटर्न करने का कोई कंपल्सन नहीं होता है। यहाँ भी रिटर्न करना कोई कंपल्सन नहीं है, विदाउट रिटर्निंग हम काम कर सकते हैं। एक बार इसको इसे रन करा के देखते हैं, कि काफ़ी बड़ा प्रोग्राम लग रहा है ये। इसका नाम है मेनू बेस्ड, GCC मेनू बेस्ड एरे। वाह, सीरियल नंबर 1 इंसर्शन, 2 डिलीशन, 3 सॉर्टिंग, एक्सट्रैक्शन, अक्रेंस, स्मॉलर चॉइस नंबर। अच्छा कोई गलत चॉइस देंगे तब गलत आ जाएगा, तो फिर वापस वो मेनू में आना चाहिए ना उसका फिर। ऐसा नहीं चाहिए, गलत करने से वो करना पड़ेगा। हम 6 प्रेस करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करेगा वो। इसका मतलब एक बार एक ही काम हो रहा है, जैसे 1। ये तो सब में अलग अलग। अच्छा रुको ना, फर्स्ट पोजीशन दिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट। अच्छा यही पूछेगा, ये अप्रोच मतलब यहाँ पे ये नहीं पूछना चाहिए कि हाउ मेनी एलिमेंट, यहाँ पे ये है कि बस एक बार में एक एलिमेंट में इनपुट ले लिए, पोजीशन ले लिए, अब उस पोजीशन पे उस एलिमेंट को डाल देना है। तो स्टार्टिंग में उसका लेंथ 0 है, जैसे ही एलिमेंट इंसर्ट होगा उसका लेंथ 1 हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ाए हैं बाद में, भी बोलेगा इंसर्ट करने के लिए, अगर चाहते हैं तो अगर इंसर्ट। फिर पूछ रहा है कि इंटर एलिमेंट फॉर इंसर्शन एट फर्स्ट पोजीशन। जब यहाँ हम लिखे कि हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट 1, तो एक ही एलिमेंट इंसर्ट होना चाहिए, वो एलिमेंट हम दे दिए 2। अब फिर दोबारा क्यों पूछ रहा है कि इंटर एलिमेंट फॉर इंसर्शन एट फर्स्ट पोजीशन। तो ये तो सही रन कर अब सब तो किया द पोजीशन इन द फर्स्ट पोजीशन इंसर्शन टास्क। अच्छा तीसरा करते हैं लिफ्ट फ्रॉम इंसर्शन। कहीं पे डिस्प्ले करने का है कि कहीं कोई डिस्प्ले पे हो, कैसे सेट क्या डिस्प्ले करना। वो चीज़ डिस्प्ले करने का मतलब जैसे कोई एलिमेंट हम ऐड कर लिए, अभी अभी देखना चाहते हैं कि मेरे पास जो एरे है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, वो सर मेनू वो फिर उसी कहीं। टाइम सेट जाएगा हर एक टाइम। हाँ ठीक है, लेकिन मान लो उस समय तो इंसर्ट कर देख लिए, और फिर दोबारा से अगर हमको देखना है तो एक ऑप्शन यहाँ लगा देना है कि डिस्प्ले, डिस्प्ले का ऑप्शन है। मतलब ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए ना कि हम एक बार में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करें
और जिससे मैं उसको डिस्प्ले करना हो ना, तो डिस्प्ले करने के लिए भी उसको क्या करेगी वो, उसके लिए एक ऑप्शन दे दे। तो उसके हाँ, लिए वो करना होगा। जो हमारा एरे का एलिमेंट है ना उसको वो डिस्प्ले कर दे। और जैसे मान लो कि इंसर्शन है, तो इंसर्शन पे जाने पे मान लो 3 पोजीशन आता है, 3 पॉसिबिलिटी आता है कि इंसर्ट एट फर्स्ट लास्ट। तो उस केस में भी पता है, उस केस में भी एक ही एलिमेंट इनपुट लेना है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना इंसर्ट करना है ये कभी नहीं पूछना है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि जब प्रोग्राम रन करेगा तो एरे का साइज 0 होगा। और जैसे जैसे उसमें इंसर्शन जाएगा, चाहे उसके फर्स्ट पोजीशन पे, चाहे उसके लास्ट पोजीशन पे, या चाहे बीच में कहीं भी, तो उस मोमेंट में उसका साइज जो है 1 से बढ़ेगा उस मोमेंट में। दूसरी बात ये है कि अगर कोई गलत ऑप्शन हम देते हैं यहाँ से, तभी भी प्रोग्राम स्टॉप नहीं करना चाहिए। जब तक सही नहीं दे तब तक वही आएगा। हाँ, जैसे हाँ ये ठीक है, अभी नहीं है, रॉन्ग इनपुट आ गया, सही है ये, और तो फिर से कभी पता नहीं क्यों गलत रन कर जा रहा है। ज्यादा लेकिन टाइम सही बाहर निकल जा रहा है। रहता इसका मतलब है कि लूप में कुछ प्रॉब्लम है, कंडीशन कुछ गड़बड़ है। यहाँ तो लिखा हुआ है कि नॉट इक्वल टू 6। सर ये प्रोग्राम ऐसा ही है सर, जितने बार रन करते हैं उतने बार एरर आता है, कभी नहीं, सही होता है कभी। वो सब बनाने से होगा ना। जी सर, मैं भी सिर्फ 2-3 बार इसको बनाई हूँ तब जाके सही बना है। यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये जो एग्जिट लिखा हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये इफ लगाने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है इस इफ का, क्योंकि गलत अगर होगा ना है। तो ये मैसेज काम करेगा डिफॉल्ट वाला। इसीलिए अगर इसको कमेंट कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब क्या होगा कि रॉन्ग इनपुट में जो है वो बाहर नहीं निकलेगा वो। इसको फिर से एक बार कंपाइल करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 8, फिर आगे देखा ना रॉन्ग इनपुट, वो मैंने डिस्प्ले कर दिया 0 -2। हाँ, कुछ अगर दूसरा कुछ करेंगे तो मान लो जैसे तीसरा सॉर्टिंग करते हैं, असेंडिंग, हाउ मेनी एलिमेंट्स देखिए, फिर पूछ रहा है वो यहाँ पर कि ये पता नहीं बार बार नहीं आना चाहिए। सेंडिंग करने के लिए सर पूछ रहा है बार बार, क्योंकि पहले तो एरे क्रिएट करना होगा तब उसका सेंडिंग करेगा सर, इसलिए। जैसे नॉर्मल में गया, सॉर्टिंग में गया, सॉर्टिंग में 3 ऑप्शन आ गया, असेंडिंग, डिसेंडिंग, एग्जिट, ठीक है। तो जिसे मैं सॉर्टिंग में गया, फिर 1 में गया, नीचे असेंडिंग में गया, तो अभी सिंपली यहाँ पे चूंकि कोई एलिमेंट नहीं है तो मैसेज आएगा कि देयर इज नो एलिमेंट और लिस्ट इज एम्प्टी, समथिंग लाइक। क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है तो सॉर्ट क्या करना है उसको, एलिमेंट रहेगा तब ना सॉर्ट होगा वो। तो ये जो है ना कि हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट, ये मैसेज कभी नहीं लाना है। जब भी इंसर्शन होगा चाहे किसी भी पोजीशन पे, तो एक बार में एक ही एलिमेंट का इंसर्शन होगा। जिस मोमेंट में इंसर्शन होगा ना, उस मोमेंट में क्या करना है कि उसके लेंथ को 1 से आगे बढ़ा देना है। अब ये डिस्प्ले कर दिया 1 2 3 बिफोर असेंडिंग ऑर्डर, आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनपुट लेने का कोई मीनिंग नहीं था। डू यू वांट टू सॉर्ट अगेन, अब फिर दोबारा सॉर्ट कर देगा ये। अच्छा, हम एलिमेंट्स मान लो 5 दिए, मतलब वो रन टाइम में बार बार वो एलिमेंट इनपुट ले रहा है, किसी फिक्स लिस्ट पे काम नहीं कर रहा है। थर्ड एग्जिट, इसको स्टॉप करो यहाँ। इसमें एक वेरिएबल होगा ना टोटल नाम का, नहीं है यहाँ पे। एक बना लेना वेरिएबल टोटल नाम का। अच्छा, एरे कहाँ बनाया हो, एरे जो है सब अलग नीचे है सर, दूसरे फंक्शन इंसर्शन नाम के फंक्शन है। अच्छा इसमें एरे बना दिया, गलत। ये एरे यहाँ नहीं बनना चाहिए। जैसे ये चॉइस है और ये एरे है जो भी है, तो एरे इसी से उसी एरे पे सारा काम करना है ना। तो एरे जो है ना उसको बना लो मेन के अंदर, एरो को बना लेना मेन के अंदर। तब उस एरे को जितना प्रोग्राम होगा उसको, जितना फंक्शन होगा उसको पास करते रहना होगा। इंसर्ट वाले यहाँ पास कर देंगे, वाले यहाँ पास कर देंगे, सॉर्टिंग वाले यहाँ पास करेंगे, अक्रेंस वाले यहाँ पास करेंगे, इस टाइप से करना है, तब वो सही से काम करेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि मेनू वगैरह फर्स्ट क्लास डिस्प्ले हो रहा है, उसमें कहीं कोई ये नहीं है।
ये है कि बार बार वो इनपुट ले रहा है, तो बार बार इनपुट लेने सही नहीं है। उस टाइम समझने में सर हमको प्रॉब्लम है, नहीं तो अगर एक ही एरिया पर काम कराना रहता तो हो जाता वो भी। करना ही है बोला है कि अलग अलग काम में तो कंफ्यूजन हो गया हुआ। मतलब एक कॉमन एक एरे लेना है, उस कॉमन एरे पे सारा ऑपरेशन कर देते हैं। उस एरे में एलिमेंट को डिलीट करना, इंसर्ट करना, ये सब रन टाइम में करना है। ऐसे बाकी ये सही है। उसका फोल्डर है देवता का, पता नहीं आज है कि नहीं है। हाँ है, तो इसका भी बहुत सारा प्रोग्राम आया हुआ है। आज के डेट का प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट है। एक तो ये मीनिंग बेस्ड प्रोग्राम है। सर उसमें एरर है, इसमें एरर है, बताओ। ये सर्कल डॉट सी वाला सर स्टार्ट कीजिए। यहाँ से यस सर्किल डायमीटर सर्कमफ्रेंस, ये ठीक है। इसलिए ठीक, इसलिए भी ठीक है कि ये सर्किल हमारा ऑब्जेक्ट है और क्या हम काम करने जा रहे हैं, तो डायमीटर निकालना है। तो सर्किल का डायमीटर, सर्किल का एरिया, सर्किल का सर्कमफ्रेंस, रेडियस, एरिया, डायमीटर। ठीक है, सब में क्या किया हुआ है कि रिटर्न किया हुआ है। रिटर्न प्रोग्राम का नाम था सर्किल डॉट सी। इंटर द रेडियस, सिर्फ 4 दिए, आ गया उसका एरिया आ गया, डायमीटर आ गया और सर्कमफ्रेंस आ गया। ठीक है, ये प्रोग्राम सही है। दूसरा है रेक्टेंगल, ये भी उसी बना हुआ है। ये जो अप्रोच है ना दिवाकर, तुम भी देख लो, ये जो अप्रोच है फंक्शन राइट करने का, ये अप्रोच ठीक है। तो पहले ये मेंशन किया हुआ है कि रेक्टेंगल के लिए एरिया कैलकुलेट करना है, रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। सबका जो रिटर्न टाइप है वो फ्लोट किया हुआ है, इसलिए ये कोड सही है। अच्छा, जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे अभी इसमें भी क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है और यहाँ जो वेरिएबल का नाम है उसको चेंज कर लिया है, लेकिन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेम नेम भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ भी लेंथ है तो यहाँ भी लेंथ ले लेंगे, यहाँ ब्रेथ है यहाँ भी ब्रेथ कर देंगे, क्योंकि या ये वाला जो लेंथ है ये मेन का होगा और ये वाला जो लेंथ है ये इस फंक्शन का होगा। इसलिए जैसे यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, AR किया हुआ है एरिया के लिए, तो शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है ना इससे कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, इसलिए कि ये वाला एरिया जो है मेन का है और ये वाला एरिया जो है वो इस फंक्शन का है। तो दो फोल्डर में सेम नाम का फाइल हो सकता है, उसी तरीके से दो फंक्शन के अंदर सेम वेरिएबल हो सकता है, दो वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है, दो डिफरेंट फंक्शन में सेम वेरिएबल हो सकता है, सेम नाम का वेरिएबल हो सकता है। है ना, वही कंसेप्ट लेके यहाँ भी चल रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम है नंबर ऑपरेशन। स्क्वायर, क्यूब, डबल, फैक्टोरियल। डबल को इसलिए किया हुआ है कि इसका कीवर्ड है ना। यस सर। हालांकि फंक्शन का नाम अगर चेंज करते हैं ना तब जरूरत नहीं पड़ता। जैसे क्या है ना कि स्क्वायर है, सिंपल, ये तो नाउन हो गया ना, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका नाम कैलकुलेट स्क्वायर, कैलकुलेट क्यूब, कैलकुलेट डबल, कैलकुलेट फैक्टोरियल, ऐसा कुछ। तब ये फील होता है कि अब इस फंक्शन में क्या किया जा रहा है, इसमें कैलकुलेशन हो रहा है किस चीज़ का, तो स्क्वायर का या क्यूब का या डबल का, ऐसा कुछ। तब उस केस में इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये सब टेबल, अच्छा हाँ, इसमें जब ऑलरेडी यहाँ प्रिंटफ लिखा हुआ है
रिटर्न नहीं। तो रिटर्न टाइप क्यों नहीं मेंशन किया हुआ है? तो ऐसे वार्निंग दे रहा होगा क्योंकि इसका रिटर्न टाइप यहाँ सेट किया हुआ है। सर वार्निंग एकदम वार्निंग देना ही चाहिए क्योंकि रिटर्न टाइप सेट किया हुआ है और उसमें रिटर्न नहीं लिखा हुआ है, तो देखने से वार्निंग हुआ ना, वार्निंग नहीं दिया। लेकिन ये सही अप्रोच नहीं ना हुआ क्योंकि हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि इसका रिटर्न टाइप इंट है, कुछ रिटर्न कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे उसको टैब में स्टोर भी कर रहे हैं, तो इस टैब का क्या मतलब है? ऑलरेडी ये टेबल प्रिंट हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए इसको वाइड कर लो क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। और यहाँ पर इस वेरिएबल का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये सही होगा। काम तो पहले भी कर ही रहा था, वो टेबल आ गया। जो अभी जो बताया है उसका दिवाकर वाले में एरे यूज करके उस तरीके से करना। यस सर। चेक इवेंट ठीक है, यहीं पे प्रिंटफ लिखा हुआ है, तो फिर वही बात है कि जब यहाँ प्रिंटफ ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, तो इसका रिटर्न टाइप खुद सोच के देखो कि ये जो ch के नाम का वेरिएबल है, इसको हम लोग कहीं डिस्प्ले कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये तो अननेसेसरी है। यहाँ ये भी जो है वाइड होगा, इस वेरिएबल का रिक्वायरमेंट और यहाँ से इसको हटा देना है, फिर उसके अलावा इसको वाइड कर लेना है। ये जो एल्स है इसका पोजीशन गड़बड़ है, ये सो जीसीसी नो, इसका नाम तो चेक है। इसको रन क्या करना है, काम करेगा, 5 है तो ऑड, इट इज एन ऑड नंबर। लास्ट आउटपुट में स्पेशल लगा दिया तो ये है एरे ऑपरेशन। यस सर। अच्छा ये पढ़ने वाला है। यस सर, इन्हीं बेस्ड वाला लूप लगा हुआ है इसमें। यस सर। कहाँ लूप लगा हुआ है? सर लूप नहीं है। तब तो एक बार मेनू आएगा फिर क्या बताएगा? जैसे प्रोग्राम जो है एक ही बार चलेगा ना ये प्रोग्राम, तो हर में पूछ रहा होगा ना कितना जीसीसी एरे ऑपरेशन। मान लो फर्स्ट ऑप्शन है कि आई डोंट रियली द लास्ट पोजीशन, पक्का ये पूछ सकता है कि साइज ऑफ एरे, ये साइज ऑफ एरे का चक्कर जो है ना, ये इसको ठीक कर लेना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिए 4 एलिमेंट इवेंट दिखा दिया, फिर अब पूछता है कि इंटर द एलिमेंट एट लास्ट पोजीशन 6, तो ये बाहर निकल गया, काम कर गया। यस सर। कुछ ऐसा चाहिए ना कि अभी हम एक्सप्लेन उसके केस में, जो आपके केस में जो हमारा है वो लूप में रहे, वो बार बार आता रहे। उसके बाद ये है कि वो जितनी बार फर्स्ट पोजीशन पे या लास्ट पोजीशन पे, तो उस मोमेंट में उसका जो ऐसा नहीं कि जितनी बार मेनू में जा रहा है 1 2 3 हर बार वो पूछ रहा है कि हर बार वो पूछ रहा है, ये वाला अप्रोच जो है वो सही नहीं है। अब कंसेप्ट में तो बन गया है कि फंक्शन लिखना है, क्या करना है, ठीक है। ये है कि फंक्शन तो ये कंटिन्यू करेंगे, रियल लाइफ में वो जो फंक्शन यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि खुद का अपना हम हेडर फाइल बनाते हैं, उस हेडर फाइल में जो है उसको यूज करते हैं उसको। जैसे अभी क्या हो रहा है कि जो प्रोग्राम हमारा है उस प्रोग्राम में ही फंक्शन डिफाइन करते हैं,
तुम्हारा एक एग्जाम्पल लेते हैं, कई सारे इसमें है बना हुआ। जैसे मान लो ये वाला प्रोग्रामिंग है, नंबर ऑपरेशन वाला, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में ये जो डॉट सी फाइल हमारा है, नंबर ऑपरेशन डॉट सी, इसी डॉट सी फाइल में फंक्शन भी है और इसी में मेरा सारा फंक्शन भी डिफाइन किया हुआ है। तो इसको ये अप्रोच सही नहीं है। क्या इसके लिए होना चाहिए कि एक अलग से हेडर फाइल डिफाइन किया हुआ होना चाहिए और उस हेडर फाइल के अंदर ये सारा फंक्शन डिफाइन किया हुआ होना चाहिए और फिर उसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे यहाँ। तो ये हो सकता है इसमें एक नया फाइल क्रिएट करें, आपका नाम जो है नंबर ऑपरेशन डॉट सी, इसकी वैल्यू यूजर डिफाइन की जाती है, क्रिएट कर लेंगे, नंबर ऑपरेशन डॉट डॉट का मतलब क्या हो गया, ये हेडर फाइल। इस डॉट फाइल में क्या करना है कि जो कॉमन स्टेटमेंट्स है जैसे यहाँ से करके यहाँ तक इसको प्लेस कर दो। फिर इसके बाद मेन फंक्शन के नीचे जितना फंक्शन मैंने डिफाइन इसको यहाँ से भी कट करो और फिर इसको यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको इनपुट कर लेंगे। तो लिखना होगा कि हैश इंक्लूड, क्योंकि ये अपना बनाया हुआ प्रोग्राम है तो इसमें एंगल ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, डबल कोट यूज, और यहाँ नाम देंगे उसका नंबर ऑपरेशन डॉट एच। समझ में आया? ये जो मेरा जो सी फाइल है डॉट सी फाइल, इसमें अब छोटा हो गया है ना, केवल पहले हेडर फाइल इनपुट किया हुआ है और उसके बाद केवल मेन फंक्शन है। बाकी सारा का सारा फंक्शन जो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं ना, ये स्क्वायर क्यूब डबल और फैक्टोरियल, ये सारा फंक्शन मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम का नाम है नंबर ऑपरेशन, तो फिर लिखेंगे कि जीसीसी नंबर ऑपरेशन डॉट सी। प्रोग्राम जैसे काम कर रहा था वैसे काम करेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच भी सही नहीं है, क्योंकि हेडर फाइल जो है ना उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है केवल फंक्शन के प्रोटोटाइप को कंटेन करना। फंक्शन का जो बॉडी है वो उसमें लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो फंक्शन के बॉडी को हम कहाँ राइट करेंगे, तो फंक्शन के बॉडी को राइट करने के लिए क्या करेंगे, एक अलग से फिर डॉट सी फाइल बनाएंगे जो मेरा लाइब्रेरी फाइल होगा, उसका नाम जो है ना कुछ और कर लेंगे। तो इस तरीके से जो काम करते हैं ना उस पर हम लोग आते हैं कि कैसे उस पर काम करते हैं। जैसे मेन फोल्डर में पहले आते हैं, फोल्डर है। जैसे मान लो किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, ठीक है, सर्किल का कोई प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले क्या करना है, उसका बना लेना है फोल्डर, सर्किल प्रोजेक्ट नाम से बन गया फोल्डर। फिर जाना है उस फोल्डर के अंदर। अब इस फोल्डर में जो है ना केवल वही फाइल होगा जो फाइल इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो इसमें कम से कम इसमें 3 फाइल होना चाहिए। एक हमारा मेन फाइल होगा जिसमें कि मेन फंक्शन डिफाइन किया हुआ होगा, एक हमारा अपना लाइब्रेरी का जो हेडर फाइल है वो होगा, और फिर दूसरा लाइब्रेरी का जो सी का फाइल है वो वाला होगा। तो 3 फाइल इसमें कंपल्सन बनाना है। लिखते हैं कि एक लिखेंगे कि नैनो, तो ब्लैंक को पहले क्रिएट कर लेते हैं, टच सर्किल डॉट एच, फिर लिखेंगे कि टच सर्किल डॉट सी एंड देन टच डॉट सी। तो किसी भी प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो इस तरीके से होगा कि उसके अंदर एक ऐसा फाइल होगा जिसका नाम होगा मेन डॉट सी, उसके अलावा एक फाइल ऐसा होगा जो मेरा जो लाइब्रेरी है उसका डॉट सी का फाइल होगा, फिर उसी लाइब्रेरी का एक हेडर फाइल होगा।
जितना हमारे पास फंक्शन है खुद का डिफाइन किया हुआ है, उसका जो प्रोटोटाइप है वो डॉट एच फाइल में है। उस फंक्शन का बॉडी जो है वो डॉट सी में आएगा। उस फंक्शन को कॉल हम करेंगे यहाँ से। अब क्या करना है, इस डॉट एच फाइल को पहले इसमें इंक्लूड करना है, फिर इसमें इंक्लूड करना है, और उसके बाद इसको केवल कंपाइल करना है। इसका जो बनेगा ऑब्जेक्ट फाइल, उस ऑब्जेक्ट फाइल को इसका जो ऑब्जेक्ट फाइल होगा उसके साथ लिंक करके तब EXE फाइल जनरेट करना है। इस स्टेप पे काम हम लोग करेंगे। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये टॉपिक नंबर इसका है 2 होगा। डेट हो जाएगा 27 है ना सर, अप्रैल 27 2020। यूजर डिफाइंड header file and libraries. जैसे ये जो सर्किल प्रोजेक्ट हमारा बना, ये प्रोजेक्ट का नाम है। इसके अंदर ये 3 फाइल है। ये जस्ट एक कॉमन एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को हम यहाँ ले रहे हैं। तो ये जो है ना, ये क्या है, दिस इज फोल्डर फॉर प्रोजेक्ट। ये जो है लाइब्रेरी फाइल of the project. Then this is header file of the project. And then इसको हम लोग जनरली बोलते हैं क्लाइंट फाइल, क्लाइंट बोलते हैं या फिर मेन भी बोलते हैं, मेन फाइल ऑफ द प्रोजेक्ट। कौन इसमें क्या कंटेंट करेगा वो ऐसे है। स्टेप ये 1 ये है कि जो हमारा सर्किल डॉट एच है, इट शुड कंटेन prototype of all user defined functions. Then circle.c, it should contain body of all user defined functions. Then main.c, it should contain call to user defined functions. फंक्शन का जो कॉलिंग है ना वो मेन से होगा। पहला काम ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल compile means what, only compile, लिंक नहीं करना है। circle.c,
then only compile main.c. then link, एक चीज और है छूटा हुआ है कि circle.h should be included in all .c files। जैसे इस केस में circle.c में भी वो इंक्लूड किया हुआ रहेगा circle.h और main.c में भी इंक्लूड किया हुआ रहेगा। then link circle.o and main.o and then generate the exe file। ये जो exe फाइल जनरेट होगा ना, ये हमारा प्रोजेक्ट का मेन फाइल होगा जिसको कि ये करना है, जिसको रन करना है। जैसे यहाँ पे ये वाला जो लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं। एक तुम्हारा प्रोग्राम ओपन करते हैं, सर्किल का प्रोग्राम इसमें बना हुआ है ऑलरेडी तुम्हारे फोल्डर में। इस फोल्डर में एक प्रोग्राम बना हुआ है circle.c। अभी क्या है कि सब कुछ इसी में डिफाइन किया हुआ है, सारा फंक्शन, सारा एरर फाइल सब इसमें डिफाइन किया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले फाइल ओपन करते हैं उस इस फोल्डर वाले को, सर्किल प्रोजेक्ट वाले को। इसमें circle.h एक है। इस circle.h में क्या करना है ना कि ये जो यहाँ से लिखा हुआ है इंक्लूड से लेकर के यहाँ तक, इसको भी यहाँ पे प्लेस कर देना है। ये हो गया हमारा circle.h। तो इसमें हैश इंक्लूड और फंक्शन का प्रोटोटाइप, दैट्स ऑल। फिर ओपन करेंगे हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट है उसका जो circle.c है उसको। इस circle.c में जितना हमारे पास 3 फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उस तीनों फंक्शन के बॉडी को यहाँ पे प्लेस कर देना है। यहाँ से कॉपी करके यहाँ प्लेस करेंगे, लेकिन प्लेस करने से पहले हमारा जो हेडर फाइल है ना उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। ये हैश इंक्लूड circle.h and then the body of the header files, body of the functions। फिर लास्ट में क्या करना है कि मेन वाला जो फंक्शन हमारा है main.c उसको ओपन करना है। इस मेन वाले में केवल मेन फंक्शन होना चाहिए बस। मेन फंक्शन को यहाँ से लेंगे, कॉपी कर लेते हैं, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहे। और यहाँ भी हैश इंक्लूड and then circle.h and then this main function। तो अब ये देखो circle.h जो है ना वो इसमें केवल इस दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, बाकी तीनों फंक्शन का प्रोटोटाइप है। उसी फाइल को .h फाइल को यहाँ भी इंक्लूड किया हुआ है और उसी .h फाइल को यहाँ भी इंक्लूड किया हुआ है। ये circle.c जो है ना ये फंक्शन का केवल बॉडी कंटेंट करता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस का। और main.c में हम लोग क्या है कि केवल मेन फंक्शन है। अब इसको कैसे कंपाइल करेंगे, इसको ऐसे आता है, जाएंगे उस फोल्डर में और सबसे पहले क्या करना है, कंपाइल करना है। तो ओनली कंपाइल करने के लिए gcc -c होता है। dev c यूज करते हो dev c ++, तो वहाँ भी ये gcc कमांड अवेलेबल रहता है उसके टर्मिनल पे, वहाँ भी इस कमांड को यूज कर सकते हो। तो gcc -c circle.c ये क्या करेगा ना, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देगा। ये circle.o क्रिएट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट फाइल हो गया। फिर लिखेंगे कि gcc -c main.c, ये क्या करेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देगा। तो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट फाइल हो गया, एक सर्किल का ऑब्जेक्ट फाइल हो गया, एक मेन का ऑब्जेक्ट फाइल हो गया। अब ये करना है कि दोनों को कंबाइन कर देना है। तो gcc circle.o स्पेस main.o और फिर फाइनल जो exe फाइल बनेगा उसका नाम, तो उसके लिए -o एंड देन मान लो circle.exe कर लेते हैं। कंपाइलर का लिंक हो गया। फाइनल जो फाइल बना हमारा वो ये वाला फाइल है, ठीक है। इसी को अब क्या करना है, रन करना है।
इसका नाम है सर्किल डॉट रेडियस पूछा, सब कुछ दिखा दिया। तो ये जो कमांड है ना, इस कमांड को हम वहाँ पेस्ट कर देते हैं। जीसीसी जब यूज़ करना है तो जीसीसी में भी ये कमांड अवेलेबल रहता है, मतलब इसमें डेव C++ में भी, तो वहाँ भी इस कमांड को टर्मिनल पर जाकर के रन करा सकते हो। जब यहाँ लिखा ना हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल ओनली सर्किल डॉट सी, तो इस केस में यूज़ करना है ये वाला कमांड। सेकेंड जो है उसमें यूज़ करना है ये वाला कमांड। यहाँ पे और थर्ड जो स्टेप है उसमें यूज़ करना है ये वाला कमांड। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो गूगल पे सर्च करना है कि हाउ टू यूज जीसीसी कमांड इन डेव C++, वहाँ तुमको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन, उसका क्या स्टेप है। इस स्टेप में इसको ये करना है। अब फाइनल जब रन हो गया तो रन नेचुरल है कि बाद में इस फाइल को रन कर देना है। इस अप्रोच से क्या करना है ना कि अभी जो प्रोग्राम आज हम लोग जितना डिस्कस किए हैं, हर का अपना एक सेपरेट फोल्डर बना करके उस फोल्डर में केवल उसी का होना चाहिए, दूसरे का फाइल उसमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि अपना हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी बनाते हैं और उस लाइब्रेरी का फिर यूज करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। इस कंसेप्ट पे आना है, क्योंकि बाद में हम लोग जब प्रोग्राम बनाएंगे स्टैक या क्यू का, तो वहाँ भी क्या होगा कि स्टैक का अपना एक प्रोजेक्ट होगा, क्यू का अपना एक प्रोजेक्ट होगा, उसके फोल्डर में केवल उसी का फाइल होगा, बस दूसरा फाइल उसमें नहीं होगा। इसी में मान लो इसको अगर और ज़्यादा अगर इलुबरेट करना है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि फोल्डर्स यहाँ बढ़ाते चले जाएंगे। ये वाला है ना, इसके ऊपर सर्किल प्रोजेक्ट, अभी इसमें है ना कि इस प्रोजेक्ट का सारा कंपोनेंट यहीं पे रखा हुआ है। ऐसा वो जरूरी नहीं कि सारा कंपोनेंट यहीं पे रहे, इसमें भी फिर आगे फिर हम सब फोल्डर बना करके फिर उस सब फोल्डर के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स का जो हेडर फाइल है, जो लाइब्रेरी फाइल है, उसको वहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं। बाद में उसे एग्जाम्पल लेकर बता देंगे करके। अभी क्या करना है कि अभी जो प्रीवियस जो प्रोग्राम लिखा हुआ है फंक्शन बेस्ड, उसको इस प्रोजेक्ट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करके तब उसको हमको भेजना है कि उसका अपना .h फाइल, उसका अपना .c फाइल और उसका अपना main.c फाइल। इस तरीके से टास्क इसमें ही रह जाएगा। ये जो टास्क है अब 27 होगा, ये 27.4.20.1 convert all programs based on the function to the format of project। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस फॉर्मेट में यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स एंड लाइब्रेरीज, इस कंसेप्ट का यूज करके तब उसको कन्वर्ट कर देंगे। यही टास्क रहेगा कल के लिए। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलते हैं। हाँ हेलो, हाँ सर बोले जितना भी टास्क देते हैं उसका सॉल्यूशन भी सर पीडीएफ बना के डालिए। सॉल्यूशन तो इस पे आ ही रहा है ना, भेज रहा है उससे है, तो उसका अपना अपना फोल्डर होगा ना प्रोग्राम, फोल्डर, हाँ फोल्डर को डाल सकते हैं। फोल्डर में जो प्रोग्राम सब रखा है, जैसे दिवाकर का है। यस सर, जैसे डाले थे ना स्टार्टिंग में, एरे में डाले थे। अच्छा, एरे में सर डाले थे स्टार्टिंग में सॉल्यूशन, जो टास्क दिए थे उसका डाले थे एक दिन, 3-4 दिन का जो था टास्क उसका एक दिन डाले थे। हाँ भाई, क्योंकि अब जैसे अब एक ही प्रोग्राम का दो सोल्यूशन रहता है ना, 2 स्टूडेंट का मान लो भेज दिया तो दोनों का उसमें सोल्यूशन यस देखते हैं। उसका पीडीएफ फाइल, मतलब पीडीएफ फाइल में उसको भी इंक्लूड कर लेना है, ये नहीं कहने का मतलब। पीडीएफ फाइल यस सर, यस को इंक्लूड कर लेना है जो बना के लोग भेज रहा है। हाँ तो वैसा हम करते यस हैं। उसका पीडीएफ फाइल हम जो जनरेट करते हैं ना, वो कमांड से जनरेट करते हैं, तो उसमें हम ये ऑप्शन लगा देंगे कि वो उसको भी इंक्लूड कर लें।
कैलकुलेटर थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन सारा प्रोग्राम उसमें आ भी जाएगा उसके अंदर। आज से वैसा ही करेंगे। यस सर। ठीक है, ठीक है तब थैंक स्टॉप कर, कल मिलते हैं।